हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ ओरिजिनल इंग्लिश क्लासेस बाय नीलम पांडे। आज मैं आपको क्लास 12 का द लास्ट लेसन जो कि फर्स्ट चैप्टर है बुक में, उसको मैं समझाने जा रही हूँ। फर्स्टली आई टोल्ड अबाउट द ऑथर के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, आपके बुक में दी गई है, जिसे अल्फांस डॉटेड ने लिखा है। ऑथर हैं इसके अल्फांस डॉटेड, और इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखा है। ये शॉर्ट स्टोरी एक नॉवेल से ली गई है, जो चूँकि ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, फ्रेंच लैंग्वेज में ये उपन्यास लिखते थे, और उसी उपन्यास से उसमें एक शॉर्ट स्टोरी बना करके आपकी बुक में दी गई है। इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि ये फ्रैंको प्रूशिया वार के समय की स्टोरी है, जो 1870 से 1871 मतलब 1870 से 1871 के बीच की स्टोरी है। ये हुआ था, और इस युद्ध को बिस्मार्क ने लीड किया था। लीड मिस होता है नेतृत्व करना। इस जो फ्रैंको प्रूशिया वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था, उसको बिस्मार्क ने लीड किया था। और बिस्मार्क ने जब लीड किया तो उन्होंने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो जीत लिए। 2 डिस्ट्रिक्ट जीत लिए। उन 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम थे एल्सेज एंड लॉरेन। एल्सेज एंड लॉरेन को जीत लिया था किसने? प्रूशिया ने। जो 1870 से 1871 के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट जीते थे फ्रांस के। वो 2 डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेज एंड लॉरेन, जिसकी स्टोरी आपके बुक में दी गई है। एल्सेज एक डिस्ट्रिक्ट था, दूसरा था लॉरेन। इन 2 डिस्ट्रिक्ट को जीतने पर वहाँ पर इन्होंने अपने रूल्स फॉलो कराए थे। किसने कराए थे? प्रूशिया ने, मतलब जर्मनी ने। प्रूशिया जर्मनी, कंफ्यूज मत होइए, वो एक ही है। और प्रूशिया के इसमें जो कैपिटल है वो है बर्लिन। तो जब भी वो अपने रूल्स फॉलो कराते थे तो वहाँ पर वो अपने रूल्स जा कर के एक बुलेटिन बोर्ड पर लगा देते थे, जिसको पूरा एल्सेस पढ़ता था और फिर उस रूल्स को फॉलो करता था। यही इसमें जो है अबाउट द ऑथर में बताया गया है आपके में, कि इन्होंने ऐसा किया था कि अपने रूल्स उनको फॉलो कराए थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो है फ्रांस के लोगों से उनकी मदर टंग ले ली थी। उनको जर्मनी पढ़ने पर विवश करा था, प्रेशराइज करा था कि अब उन्हें जो है फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ के जर्मनी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई उनके अंडर में आ गए थे 2 डिस्ट्रिक्ट, तो वो अपने रूल्स फॉलो उनको करा रहे थे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अबाउट द ऑथर में जानने की बात है वो यही है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए कि दिस स्टोरी अबाउट द फ्रैंको प्रूशिया वार। ये स्टोरी फ्रैंको प्रूशिया वार युद्ध के समय की है। वो युद्ध 1870 से 1871 के बीच की स्टोरी है, और इस युद्ध को बिस्मार्क ने लीड किया था। बिस्मार्क के लीडरशिप में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि उन्होंने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट जीत लिए थे। उन 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम थे अल्सेज एंड लॉरेन, और उन 2 डिस्ट्रिक्ट पर फ्रांस ने अपने रूल फॉलो करवाए थे। और वो रूल ये थे कि उन्हें जो है फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ करके अब उन्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। इतना इस अबाउट द ऑथर के बारे में है। आगे आप जो पढ़ोगे, इसमें 2 मेन कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर इज़ देयर फ्रांज अ लिटिल बॉय, एंड सेकंड कैरेक्टर इज़ देयर एम हेमेल, जो इसमें टीचर हैं, जिन्हें कि उनका जो शॉर्ट में उनकी जो बात कहे एम हेमेल की, तो ये है कि ही वाज द बेस्ट टीचर। और फ्रेंच लैंग्वेज वो पढ़ाते थे अल्सेज में, और 40 सालों से वो वहाँ पर पढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक जर्मनी ने इसको 2 डिस्ट्रिक्ट को जीतने के बाद उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया था कि अब यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे मिस्टर एम हेमेल, उन्हें अब वो एल्सेज डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह पर दूसरा टीचर आ रहा था जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए।
और जब उन्हें वो 40 साल उस स्कूल में देने के बाद जब उन्हें वो स्कूल छोड़ के जाना पड़ा तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वो हर चीज़ को बहुत मेमोरीज़ में लेना चाहते थे, बहुत दुखी थे। वहाँ के लोग उनका ऑनर करने के लिए आए थे, उनकी विदाई करने के लिए आए थे। यह इस चैप्टर का पूरा जो है वो समरी है। तो इसको अब मैं आगे करती हूँ। जो जहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर, अबाउट द चैप्टर आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम हियर चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। सो ध्यान से देखिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। इसमें जो कैरेक्टर है फ्रेंच आज लिटिल बॉय, वो कह रहा है कि आज सुबह, फ्रेंच की स्टोरी और एम हेमल दो की स्टोरी है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, फ्रेंच कह रहा है कि आज मैं स्कूल के लिए थोड़ा मॉर्निंग में लेट हो गया उठने में। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, इस पे अंडरलाइन कर लीजिए। ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग जो है मतलब, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ गेटिंग स्कॉल्डिंग, बहुत ज़्यादा डर होना। स्ट्रॉन्ग फियर मीन्स ज़्यादा डर होना किस चीज़ का, डांट पड़ने का, कि आज हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी क्योंकि आज मैं लेट हुआ हूँ। और लेट नहीं हुआ, दूसरा रीज़न है स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। अच्छा, उसको ग्रेट फियर किस चीज़ का था, ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग किस चीज़ का उसको डर था कि उसके जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने कहा था कि वो आज पार्टिसिपल का टेस्ट क्लास में लेंगे, इसलिए उसको डर था। एक तो लेट उठा सो करके, और दूसरे उसको जो है ये डर था कि आज तो पार्टिसिपल का टेस्ट होगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच कह रहा है कि मैंने पार्टिसिपल का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा हुआ है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। अंडरलाइन करिए, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डोर, स्पेंडिंग रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। इसको इतना जो है बच्चों अंडरलाइन कर लीजिए, इसको, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिए। तो वो बच्चा कह रहा है कि मैंने तो पार्टिसिपल का एक अक्षर पढ़ा नहीं, अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और ऑलरेडी मैं देर से उठा हूँ स्कूल के लिए, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। तो इसलिए वो कह रहा है कि आज क्यों ना करता हूँ कि रनिंग अवे हो जाता हूँ। रनिंग अवे का मतलब होता है कि किसी चीज़ से दूर भाग लेना। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स का मतलब होता है घर के बाहर निकल जाना, और जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है उस चीज़ से हमें दूर हो जाना। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, सो वार्म सो ब्राइट का यहाँ पर मतलब है प्लीजेंट डे। वो दिन जो था, जिस दिन वो लेट सो के उठा था, जिस दिन टेस्ट कंडक्ट होना था, तो वो दिन बहुत प्लीजेंट था, ब्राइट था, बहुत अच्छा। गर्मी भी थी, ठंडी भी थी, अच्छा प्लीजेंट डे था। तो वो सोच रहा था कि इस प्लीजेंट डे को आज इंजॉय किया जाए, क्या पार्टिसिपल के टेस्ट में टाइम वेस्ट किया जाए, ऐसा वो उसने एक मोमेंट के लिए, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचा। अब आप सोच रहे हो कि इसमें ये पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल ये है, जैसे आप अपनी इंग्लिश की ग्रामर में वर्ब फॉर्म्स पढ़ते हो, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, इस तरह की आप अपनी पार्टिसिपल फॉर्म पढ़ते हो। तो उनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसकी भी अपनी एक ग्रामर थी, पार्टिसिपल फॉर्म्स थी, जिसका टेस्ट उसके टीचर ने कंडक्ट करने के लिए कहा था। So let's start from here. Running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. फ्रेंच कह रहा है कि आज का दिन बड़ा सुहावना है, क्यों, पार्टिसिपल के टेस्ट के चक्कर में मैं पढ़ता हूँ, चलो मैं स्कूल को बंक कर लेता हूँ। उसके मन में आया कि घर से निकलता हूँ, आउट ऑफ डोर मतलब घर से बाहर निकलता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब जब वो स्कूल बंक करेगा तो बाहर कहाँ जाएगा, तो वो कह रहा है कि आज मैं जो चिड़िया बर्ड्स होती हैं उनको चहचहाते हुए देखूंगा। बर्ड्स चिरपिंग, चिरपिंग मंग चूची चीची चिड़िया करती हैं मॉर्निंग टाइम में। तो कह रहा है कि आज मॉर्निंग का समय है और मैं आज बर्ड्स का चिरपिंग करना देखूंगा। एज ऑफ द वुड्स, कहाँ जाऊंगा, जंगलों में जाऊंगा, घूमूंगा। एंड इन द ओपन फील्ड, खेतों में घूमूंगा। बैक ऑफ द सॉ मिल, और जब टाइम बचेगा तो जो सॉ मिल है, सॉ मिल पे अंडरलाइन करिए बच्चों, जो सॉ मिल है, सॉ मिल एक वर्ड है आपके में। सॉ मिल का मतलब होता है कि लकड़ी काटने वाली फैक्ट्री। सॉ मिल का मीन्स होता है लकड़ी काटने वाली फैक्ट्रीज।
तो कह रहा है कि जब टाइम बचेगा तो मैं सॉ मिल की तरफ निकल जाऊंगा, लकड़ी काटने वाली फैक्ट्रीज में जाऊंगा, वहाँ देखूंगा। और प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं जो परेड करते हैं, ड्रिलिंग मीन्स परेड करना, सोल्जर्स जो परेड करते हैं, ड्रम बीट होता है और साथ में चलते हैं, तो कह रहा है कि मैं उनको देखूंगा, वो उसको देखना बहुत अच्छा लगता था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और कह रहा है कि ये बहुत क्राविंग होगा। टेम्पटिंग मीन्स क्राविंग, टेम्पटिंग जो वर्ड यूज़ हुआ है उसका मीन्स होगा क्राविंग। तो कह रहा है कि ये सब चीज़ें जब मैं देखूंगा तो ये मुझे बहुत मज़ा आएगा, मतलब कहने का मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा इन चीज़ों को देख करके जब मैं सोल्जर्स को देखूंगा। तो यहाँ पर ये जितनी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, वो क्या क्या करना चाहता था फ्रेंच, क्या क्या करना चाहता था स्कूल बंक करके। द बर्ड्स वर चीपिंग, चहचहाती हुई चिड़ियों को देखना चाहता था। एज ऑफ द वुड्स, जंगल की तरफ जाना चाहता था। एंड ओपन फील्ड, खुले खेतों में घूमना चाहता था। सॉ मिल द, और फैक्ट्री में कटती हुई लकड़ियों को देखना चाहता था। प्रूसियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, जहाँ प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग परेड करते थे उनको देखना चाहता था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छी होने वाली थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, और कह रहा है कि ये सब चीज़ें पार्टिसिपल का टेस्ट देने से अच्छा रहेगा, कि पार्टिसिपल का टेस्ट देने से अच्छा है कि मैं स्कूल को बंक करके इन चीज़ों को एंजॉय करूं। आज का डे प्लीजेंट डे है, इसको मैं पूरी तरह से एंजॉय करूं। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। ये जो रेसिस्ट वर्ड है इस पर भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। रेसिस्ट कह रहे हैं कि उसके मन में ऐसे विचार आए, लेकिन एक पल के लिए ही आए, थोड़े मोमेंट के लिए आए, उसने ऐसा सोचा, लेकिन फिर उसे लगा कि दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है कि हम स्कूल बंक कर लें या कोई चीज़ हमें आती नहीं है तो हम उस चीज़ से क्या करें, दूर भागें। रेसिस्ट दिस वर्ड, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंच यही कह रहा है कि एक पल के लिए तो आया, कि कौन देता है टेस्ट, मैंने पढ़ाई भी नहीं करी है पार्टिसिपल की, मुझे आता भी नहीं है एक अक्षर, और आज प्लीजेंट डे है, मैं खेतों की तरफ चलता हूँ, ड्रिलिंग करते हुए सोल्जर्स को देखता हूँ, सॉ मिल में जाता हूँ, ओपन फील्ड में घूमता हूँ और चिरपिंग बर्ड को देखता हूँ। इन सब चीज़ों का आज इंजॉयमेंट करता हूँ और स्कूल को बंक करता हूँ। लेकिन कह रहा रेसिस्ट, स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, अपने अंदर एक बल, स्ट्रेंथ मीन्स होता है बल कर इकट्ठा करना, रेसिस्ट मतलब रोकना। ये सब गंदे काम करने से, मतलब गंदा काम क्या था, स्कूल बंक करना। स्कूल बंक करके वो इन चीज़ों की को एंजॉय करना चाहता था। ये चीज़ें क्या थी, उसकी हॉबीज़ थी। हो सकता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज़ द हॉबीज़ ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की हॉबीज़ क्या हैं। तो फ्रेंच की हॉबीज़ यही है कि खुले खेतों में घूमना, ड्रिलिंग सोल्जर को देखना, सॉ मिल में जाना, ओपन फील्डों में घूमना, चिरपिंग बर्ड को देखना, यही उसकी हॉबीज़ थी। जो फ्रेंच बॉय है उसकी हॉबीज़ भी यही है, और वो इन चीज़ों को एंजॉय करता था। तो वो कह रहा है कि एक पल के लिए स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मैंने अपने अंदर ऐसा बल इकट्ठा किया कि अपने आप को ये सब काम करने से रोक लिया। और थोड़ी ही देर बाद मुझे समझ में आ गया कि स्कूल बंक करना बहुत बैड हैबिट है और मुझे नहीं करना चाहिए। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और ये सब बातें अपने माइंड से निकाल करके, स्कूल बंक करने का विचार अपने मन से निकाल करके मैं स्कूल के लिए आगे बढ़ गया। ये दिस पैराग्राफ कंप्लीट, ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया बच्चों। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसको शॉर्ट में मैं जल्दी से बताती हूँ, फिर से आप सुनिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, फ्रेंच कह रहा है कि उस दिन सुबह मॉर्निंग में मैं स्कूल थोड़ा देर से उठा और मुझे डर लग रहा था बहुत ज़ोर का, क्योंकि हमारे मिस्टर MML जो टीचर थे उन्होंने पार्टिसिपल का टेस्ट लेने के लिए कहा था, और मैंने पार्टिसिपल का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए बहुत डर लग रहा था कि आज बहुत डांट पड़ने वाली है। इसलिए उसने एक मोमेंट के लिए ये सोचा, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे, यहाँ से भाग लेते हैं और मतलब पार्टिसिपल का टेस्ट देने से अपने को दूर कर देते हैं, ओपन फील्ड में चलते हैं, ड्रिलिंग करते हुए सोल्जर्स को देखते हैं, चिरपिंग करते हुए बर्ड को देखते हैं, सॉ मिल में वुड्स को, लकड़ियों को कटते हुए देखते हैं। और इस तरह से उसके विचार आए, लेकिन एक पल के लिए उसने ऐसे सोचा, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि स्कूल बंक करना इज़ अ बैड हैबिट, और उसने अपने आप को स्ट्रेंथ दिया कि नहीं, ये ऐसे काम नहीं करने चाहिए, हमें किसी चीज़ से रन अवे नहीं होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, और वो स्कूल के लिए आगे बढ़ गया। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। व्हेन आई, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। अब फ्रेंच कह रहा है कि जब मैं स्कूल के लिए आगे बढ़ा तो कहाँ पहुँचा, टाउन हॉल पे पहुँच गया। टाउन हॉल वॉज अ प्लेस, टाउन हॉल एक जगह थी वहाँ अल्सेज में। तो टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मीन्स होता है नोटिस बोर्ड, जो आपके स्कूल में भी होता है, जहाँ पर नोटिस लगाई जाती हैं, इंफॉर्मेशंस लगाई जाती है। तो वो कह रहा है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा, क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, आपके सामने कोई चीज़ होगी या आप किसी कार के सामने खड़े होते इन फ्रंट हो जाएगा। तो कह रहा बुलेटिन बोर्ड, जब हम बोर्ड के सामने खड़े होते हैं तो इन फ्रंट होते हैं बोर्ड के। कह रहा बोर्ड के सामने काफ़ी क्राउड थी, काफ़ी भीड़ थी। और फॉर द लास्ट 2 years ऑल आउट बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। फिर उसने कहा पिछले 2 साल से इस बुलेटिन बोर्ड पर कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं लगी है, जब भी मैंने पढ़ा है तो बैड न्यूज़ ही पढ़ा है। तो उसने सोचा कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई ना कोई बैड न्यूज़ आई होगी, वही लगी होगी। और तो उसने अपने आप को मना किया बुलेटिन बोर्ड के पास जाने से। ऑलरेडी वो लेट हो रहा था इसलिए, और उसने जाना ठीक नहीं समझा। द लॉस्ट बैटल, उसने सोचा युद्ध से संबंधित कोई ना कोई न्यूज़ आई होगी। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, उसने सोचा जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं मिलिट्री के, कोई ना कोई न्यूज़ लेकर के आएंगे युद्ध से रिलेटेड, और वही बुलेटिन बोर्ड पर वो न्यूज़ लगी होगी, तो मेरे किसी काम की नहीं है और मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसा फ्रेंच ने अपने आप से, हिमसेल्फ मतलब अपने आप से बात की और अपने आप में ऐसा सोचा। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ का मतलब ये होता है कि मैंने अपने आप में सोचा, अपने आप से बात की। विदाउट स्टॉपिंग मतलब बुलेटिन बोर्ड के पास बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग मीन्स बुलेटिन बोर्ड के पास बिना रुके। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैं वहाँ जानना भी नहीं चाहता था कि मैटर क्या था वहाँ पे मैं जानना भी नहीं चाहता था कि मैटर क्या था वहाँ पर। तो वो कह रहा है कि वहाँ मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या मैटर है और क्या न्यूज़ आई है, क्या लगी हुई है। तो इस तरह से उसने जो है इस को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कह रहा है बुलेटिन बोर्ड के पास बिना रुके हुए मैं जल्दी जल्दी आगे स्कूल के लिए पढ़ने लगा, जितना जल्दी हो सकता था। फास्ट एज आई कुड गो मतलब जितना, इसका मतलब होता है जितना जल्दी हो सकता था मैं आगे तेज चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉच, और जब वो आगे बढ़ा तो उसे जो है ब्लैक स्मिथ जो था, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, और जो वॉचर था हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स होता है साथी, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अप्रेंटिस मीन्स होता है जो साथी था ब्लैक स्मिथ के साथ, उसने रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वो दोनों क्या कर रहे थे, बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहे थे। उसने तो देखा नहीं, लेकिन वहाँ भीड़ लगी हुई थी, तो भीड़ किसकी थी, ब्लैक स्मिथ की थी, वॉचर की, और साथी जो उसका फ्रेंड था, उनके जो फ्रेंड थे, असिस्टेंट थे ब्लैक स्मिथ के, वो सब जो है बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे और भीड़ लगी हुई थी। कॉल्ड आफ्टर मी, जो पढ़ रहे थे बुलेटिन बोर्ड को, जब उन्होंने मुझे, फ्रेंच कह रहा है जो बोर्ड पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे जब देखा तेज़ी से स्कूल की तरफ बढ़ते हुए जल्दी जल्दी, तो उन लोगों ने कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज़ दी। आफ्टर मी का मतलब होता है पीछे से आवाज़ देना। उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे इतनी जल्दी मत करो स्कूल जाने के लिए। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इन प्लेंटी ऑफ टाइम ये जो है इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल पहुंचने के लिए अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है ज़्यादा समय होना। तो अभी तुम स्कूल पहुंच जाओगे और तुम्हारे पास काफ़ी समय है स्कूल पहुंचने के लिए। ऐसा किसने कहा था बच्चों, ब्लैक स्मिथ वॉचर एंड अप्रेंटिस, जो उनके और साथी थे, उन लोगों ने उसको पीछे से आवाज़ दे के कहा था कि स्कूल के लिए इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ, आराम से सांस लेके जाओ स्कूल, क्योंकि अभी तुम लेट नहीं हुए हो और तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा समय है स्कूल पहुँचने के लिए। प्लेंटी ऑफ टाइम अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। सो आई थॉट,
फ्रेंच कह रहा आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, क्योंकि वो घर से ही लेट था, ऑलरेडी लेट था घर से। तो कह रहा है कि आई थॉट, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ, मैं लेट हो गया हूँ इसलिए ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, क्योंकि उसे तो पता नहीं था क्या न्यूज़ आई है, क्या न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई है न्यूज़, तो वो पढ़ रहे थे, ब्लैक स्मिथ पढ़ रहे थे, तो उनको मालूम था। फ्रेंच को तो कुछ मालूम नहीं था, वो तो अननोन था बिल्कुल उस न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंच कह रहा है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, उसने अपने मन में सोचा। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, कह रहा है जल्दी जल्दी मैं चलता हुआ जब स्कूल के पास पहुंचा तो मुझे मिस्टर एम हेमल, जो उसके टीचर थे, उनका लिटिल गार्डन मतलब छोटा सा, उन्होंने वहीं पर अपना स्कूल के बाहर ही एक गार्डन बना रखा था। जो उनके टीचर थे वहीं उनका रेजिडेंस भी था स्कूल में, वहीं वो रहते भी थे, वहीं पर उन्होंने अपना गार्डन भी बना रखा था मिस्टर एम एम एल, जो उनके टीचर थे। तो कह रहा है कि जैसे ही मुझे अपने टीचर का गार्डन दिखाई पड़ा, था वो छोटा लिटिल गार्डन था, लेकिन जैसे ही दिखाई पड़ा, आउट ऑफ ब्रीथ, मैंने चैन की सांस ली कि फाइनली मैं स्कूल पहुंच गया हूँ। ऐसा उसे चैन की सांस आई कि मैं फाइनली स्कूल पहुंच गया हूँ। यूजुअली, अब जब वो स्कूल के बाहर, अभी स्कूल के अंदर एंटर नहीं हुआ, स्कूल के बाहर पहुंचा है जहाँ उसके टीचर एम एम एल का गार्डन है। तो कह रहा है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जब आमतौर पर, जब यूजुअली जब आमतौर पर स्कूल लगता था, तो देयर वाज अ ग्रेट हसल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। हसल जो वर्ड यूज हुआ है, हसल बसल, ये जो ग्रेट बस्टेल, बस्टेल हसल, बसल, ये जो वर्ड यूज हुआ है, बसल और हसल, ये वर्ड होते हैं, तो इनका मीन्स होता है चहल पहल होना। तो बसल जो वर्ड है, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है हसल, तो इसका मीन्स ही होता है कि चहल पहल होना, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मूवमेंट होना। तो इस तरह से ये वर्ड यूज़ हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बसल। तो यूजुअली वो कह रहा, जब मैं स्कूल या गार्डन के पास पहुंचता था अपने टीचर के, तो वहाँ पर स्कूल के अंदर से बहुत साउंड आता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो साउंड स्कूल से आता था, जो आवाज़ें स्कूल से आती थी, उन्हें स्ट्रीट तक सुना जा सकता था। वैसे भी आप किसी भी स्कूल के बाहर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि स्कूल से साउंड्स आते हैं, ये सच है, कोई भी स्कूल होगा तो बाहर स्ट्रीट तक साउंड आते हैं स्कूल के। तो सेम कंडीशन इज़ देयर, फ्रेंच बता रहा है आपको कि आमतौर पर जब मैं स्कूल के पास पहुंचता था, मिस्टर एम एम एल टीचर के गार्डन के पास पहुंचता था, तो मुझे स्कूल के अंदर से साउंड आते थे, आवाज़ें आती थी। किस टाइप की, वो आगे पढ़िए। हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है गली, तो गली तक आवाज़ें आती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कैसी आवाज़ें आती थी, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ स्कूल से आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनियंस, और स्कूल के अंदर से आती थी कि जैसे साथ में बच्चे पाठ पढ़ रहे हों और उसको रिवाइज कर रहे हो। यूनियन मतलब एक साथ आवाज़ में मिल करके, यूनियन होकर के, इकट्ठा होके, यूनियन होकर के बच्चे चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसको रिपीट कर रहे हैं बार बार। ऐसी भी आवाज़ें जो हैं, ऐसे भी साउंड स्कूल के अंदर से आते थे, वेरी लाउड, और बहुत तेज होते थे। वेरी लाउड मीन्स बहुत तेज साउंड आते थे। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और कह रहा है कि उस दिन बहुत बियर्ड लग रहा था कि दिस टाइप साउंड वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम द स्कूल। उसको उस दिन बहुत बियर्ड लग रहा था कि इस तरह की आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही थी स्ट्रीट में, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था जो यूजुअली मैं सुनता था स्ट्रीट में आकर के या अपने टीचर के गार्डन के पास आकर के। तो दिस टाइप साउंड वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम द स्कूल, और उसे बहुत बियर्ड लग रहा था। और कह रहा आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, मैंने अपने कान के ऊपर हाथ रख के बहुत ध्यान से भी सुनने की कोशिश की कि हो सकता है कि मुझे सुनाई ना पड़ा हो, तो बहुत उसने कंसंट्रेशन से सुना। ओवर आवर ईयर कहने का मतलब हैंड को कान पर रख कर और बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की, टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छे से समझने की भी कोशिश की कि आखिर क्या चल रहा है स्कूल के अंदर, साउंड क्यों नहीं आ रहा। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अक्सर टीचर क्या करते थे, जो रूलर लेते थे, रूलर मीन्स होता है स्केल, रैपिंग मीन्स होता है बीटिंग करना, स्केल को टीचर अक्सर डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर हिट करते थे मतलब मारते थे। रैपिंग मीन्स होता है हिटिंग करना।
तो जो टीचर्स थे तो अपने स्केल को टेबल के ऊपर हिट करते थे, ये भी साउंड स्ट्रीट में आते थे, बट इस समय नहीं आ रहे थे। बट नाउ इट वाज, मतलब ये भी साउंड नहीं था। ऑल सो स्टिल, कुछ भी पहले जैसा कुछ भी नहीं साउंड आ रहा था, बहुत ज़्यादा पीस था स्कूल के अंदर। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सी। फ्रेंच कह रहा है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। कमोशन का मीन्स होता है नॉइस, शोर शराबा। कमोशन, कोई भी शोर शराबा उसको स्कूल के अंदर नहीं आ रहा था, नहीं भी सुनाई पड़ रहा था। टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सी, तो उसने सोचा कि अपनी जो डेस्क है उधर भी देखता हूँ, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। इस पर अंडरलाइन करिए, बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। फ्रेंच कह रहा है कि उस दिन सब कुछ अनयूजुअल था, जैसे कि संडे मॉर्निंग स्कूल होता है। संडे मॉर्निंग में स्कूल क्या होता है, वहाँ बच्चे नहीं होते हैं, टीचर्स नहीं होते हैं, तो कोई भी नॉइज़ नहीं होता है, कोई भी बसल नहीं होता है। बसल मीन्स चहल पहल, कोई भी बसल नहीं होता है, कोई भी कमोशन नहीं होता है संडे मॉर्निंग में, क्योंकि ना बच्चे होते हैं स्कूल में, ना टीचर्स होते हैं, ना प्यून्स होते हैं, तो वहाँ से कोई भी साउंड नहीं आता है। तो कह रहा कि आज स्कूल की वही कंडीशन थी कि अंदर से कोई भी साउंड नहीं आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज संडे की मॉर्निंग हो और मैं स्कूल आ गया हूँ। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट। अब कह रहा है कि मैं जब आगे थोड़ा और स्कूल के अंदर गया तो मैंने विंडो देखी, विंडो में से अपने क्लासमेट्स को देखा जो क्लास में बैठे हुए थे। साउंड तो आ नहीं रहा था, लेकिन उसने जब क्लासमेट्स को अपने बैठे हुए देखा अपनी बेंच पे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर MML वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज। अब वो स्कूल में एंटर कर चुका था, लेकिन अभी क्लास में एंटर नहीं किया था उसने बच्चों, अब स्कूल में एंटर किया था। MML के गार्डन से होता हुआ वो स्कूल के अंदर पहुंच चुका था। पहुंचने के बाद उसने विंडो से नोटिस किया था कि उसके जो साथ में पढ़ने वाले क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। एंड MML वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो उसके टीचर MML थे वॉकिंग कर रहे थे क्लास में, इस यहाँ से वहाँ से यहाँ, क्लास के अंदर ही वो चहलकदमी कर रहे थे। और टेरिबल आयरन रूलर, जो कि एक बड़ा सा स्केल आयरन का, लोहे का उनके पास स्केल रहता था, उसे वो अपने आर्म मतलब हाथों के नीचे वो दबाए हुए थे। फ्रेंच कह रहा है कि आई हैड टू ओपन द डोर। बच्चा कह रहा है कि मैंने ऐसा नोटिस किया, कहाँ से, विंडो से उसने नोटिस किया कि टीचर क्लास में चहलकदमी कर रहे हैं, बच्चे अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो बैठ चुके हैं, क्लास में सेटल हो चुके हैं। हमारे टीचर अपना रूलर जो है उसको आर्म में दबा करके इधर से उधर क्लास में चल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, कह रहा है कि मैंने दरवाज़ा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब वो कह रहा है कि जब आप क्लास में बैठते हो, सारे बच्चे क्लास में बैठते हैं और क्लास पूरी सेटल्ड हो जाती है, कोई बच्चा आता है तो क्या होता है, सबकी आइज़ उसी बच्चे पे होती है, क्योंकि हर कोई बैठा रहता है और उस बच्चे को देखता है जो एंटर करता है। तो सेम कंडीशन इज़ हियर। फ्रेंच कह रहा है कि आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने डरते हुए क्लास का दरवाज़ा खोला, एंड बिफोर एवरीबॉडी, क्योंकि सामने सारे लोग थे, जो सबकी आइज़ जो है मेरे ऊपर थी। यू कैन इमेजिन हाउ, आप कल्पना करिए, आई ब्लस्ड एंड नाउ फ्राइटनेड आई वॉज। फ्रेंच कह रहा है कि उस दिन तो मैं आशीर्वादित था, ब्लस्ड मन भगवान का ही आशीर्वाद मेरे पास था, फ्राइटनेड कि मैं फंस सकता था। वैसे क्या होता था कि स्कूल में शोर शराबा होता था, क्लास इतनी ज़्यादा सेटल नहीं होती थी बिफोर टाइम, तो वो जाता था और भीड़ भाड़ में अपना जल्दी से चुपे से जाके अपनी बेंच पे सेटल हो जाता था। टीचर की नज़र कभी पड़ती थी कभी नहीं पड़ती थी, तो इस तरह से वो नज़र बचा के निकल लेता था। लेकिन आज दूसरा सीन है, आज सीन ये है कि सब बच्चे पहले ही बैठ चुके हैं और कोई शोर शराबा नहीं है, क्लास में बहुत ज़्यादा पीस है, और मिस्टर MML जो उसके टीचर हैं वो अपना रूलर हाथ के नीचे दबा करके वो क्लास में इधर से उधर चल रहे हैं। जैसे ही उसने ओपन डोर किया, वैसे ही सारे बच्चों की नज़र उसके ऊपर
पड़ी, सबकी आइज़ उसके ऊपर गई। और फ्रेंच कह रहा है कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, मैं कल्पना करता हूँ कि उस दिन मुझे भगवान का ही आशीर्वाद प्राप्त था। एंड नाउ फ्राइटनेड आई वॉज, वरना मैं तो बुरी तरह से फंस सकता था उस दिन। बट नथिंग हैपनेड, मैंने जितना सोचा था कि मुझे डांट पड़ेगी, आज मैं लेट हो गया हूँ। बट नथिंग हैपनेड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था, जितना मैं डर रहा था। बट नथिंग हैपनेड का होता है कुछ भी वैसा मेरे साथ घटित नहीं हुआ। क्लास के अंदर मैं एंटर कर गया और मैंने सारे बच्चों की नज़र मेरे ऊपर थी और मुझे लग रहा था उसने भगवान ने मुझे ब्लेस्ड किया था, वो आशीर्वाद दिया था कि बिल्कुल भी मेरे साथ वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था कि टीचर जाते ही डांटेंगे मुझे। बट नथिंग हैपनेड, कुछ ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर MML सामी, हमारे जो टीचर मिस्टर MML थे, उन्होंने मुझे देखा एंड सैड वेरी काइंडली, सैड वेरी काइंडली मतलब बड़े प्यार से उन्होंने कहा गो टू योर प्लेस क्विकली। उन्होंने फ्रेंच से कहा उसके टीचर ने कि फ्रेंच जा करके अपनी सीट पर बैठो। क्विकली, क्विकली मीन्स होता है जल्दी से जाओ और अपनी जगह पर बैठो। लिटिल फ्रेंच, छोटे बच्चे, जल्दी से जाओ और अपनी जगह पे बैठो। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, टीचर ने कहा हम तुम्हारे बिना क्लास शुरू नहीं कर सकते हैं। मिस्टर फ्रेंच ने कहा, मिस्टर MML जो उसके टीचर थे, उन्होंने फ्रेंच जो बच्चा था, उनका स्टूडेंट था, उससे कहा कि हम बिना तुम्हारे क्लास शुरू नहीं कर सकते थे और तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। ऐसा उसके टीचर ने उससे फ्रेंच से कहा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क बट नथिंग हैपनेड, जब उसने जो सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, उसका अपोजिट हुआ। उसके टीचर ने उसको बहुत प्यार से डील किया, बहुत काइंडली उससे व्यवहार किया, उससे बहुत प्यार से बोले अपनी जगह पे जाके बैठो, तो वो तो बहुत शॉक में ही था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, फ्रेंच कह रहा है कि मैं इतनी जल्दी अपने बेंच के पास गया कि ऐसा ना हो कि टीचर को कुछ याद आ जाए और फिर रोक ले मुझे और मैं फंस जाऊं। तो कह रहा है जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई, जितनी जल्दी हो सकता था मैं अपनी बेंच पे गया और जल्दी से मैंने अपना बैग रखा और मैं बैठ गया। नॉट टिल देन, बिल्कुल लेट नहीं किया मैंने, बहुत जल्दबाजी में मैंने अपना जो है अपनी जगह जा कर के बैठ लिया। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड। उस दिन कह रहा है कि जब मैं अपनी बेंच पे बैठ गया तब मैंने क्लास को नोटिस करना शुरू किया। अब जब बैठ जाते हैं हम तो तभी तो क्लास को देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अभी तो वो हरीड में था, जल्दी में था, नहीं देखा, लेकिन जब वो बैठ गया तो उसने क्लास को मार्क करना शुरू किया। क्या उसने मार्क किया? आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बैठने के बाद आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, तब उसने कहा कि मैंने तब आसपास की चीज़ों पर ध्यान दिया। आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर, अपने अध्यापक को, कौन अध्यापक को? मिस्टर MML को, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उस दिन उन्होंने एक बहुत सुंदर था हरा कोट पहन रखा था। अब उसने नोटिस किया कि उसके टीचर मिस्टर MML ने उस दिन ग्रीन कलर का कोट सुंदर सा पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार उन्होंने शर्ट पहन रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काले रंग की उन्होंने सिल्क की टोपी लगा रखी थी, कैप लगा रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो इस पर की डिज़ाइन बनी हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। कह रहा है कि ये ड्रेस तो, फिर उसने कहा ये ग्रीन कलर की का कोट और ब्लैक कलर की कैप, झालरदार शर्ट एम्ब्रॉयडरीज वाली तो हमारे टीचर ऐसे रोज तो पहनते नहीं हैं। उसने नोटिस किया कि वो तो रोज तो इस यूनिफॉर्म को पहनते नहीं हैं। कब पहनते हैं? एक्सेप्ट मतलब सिवाय, वोर मीन्स पहनना, वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन डे, इंस्पेक्शन डे पे पहनते हैं, जब स्कूल में कोई चेकिंग आती है या कोई बाहर के लोग आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए तब पहनते थे, या प्राइज डे, जब बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते तब वो इस तरह की ड्रेस को पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। अब फ्रेंच कह रहा कि और मैंने ज़्यादा नोटिस किया तो मुझे तो पूरी क्लास, पूरा स्कूल ही बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। स्ट्रेंज मीन्स अजीब,
बियर्ड 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 लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, मतलब उस दिन उसको स्कूल बहुत अजीब लग रहा था। सोलेमन बट, सोलेमन मीन्स होता है क्वाइट होना, पीस होना। सोलेमन बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, और कह रहा जैसे जैसे मैं चीज़ों को नोटिस कर रहा था वैसे वैसे मैं सरप्राइज हो रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था, क्योंकि क्वाइट था। पहले तो क्लास जो है सोलेमन था, बहुत पीस थी क्लास में, शांत था। एंड दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, क्या देख करके ज़्यादा सरप्राइज हुआ, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। अब उसको ये बड़ा सरप्राइज हो रहा था कि जो वो बैठता था जहाँ पर, उसकी बैक बेंचेस मतलब बैठने के पीछे वाली बेंचेस जो है ऑलवेज एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स होता है खाली होना, तो हमेशा वो बेंचेस खाली रहती थी। द विलेज पीपल्स सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्वेस, तो उसको अब ये बड़ा सरप्राइज हुआ देख कर कि जो बेंचेस खाली रहती थी वहाँ पर विलेज के पीपल लोग आए थे, सिटिंग क्वाइटली बैठे हुए थे बड़ी शांति से, क्वाइटली मीन्स शांत होकर के बैठे थे, लाइक आवर सेल्वेस जैसे हम शांत होकर बैठे थे, मतलब जैसे बच्चे बहुत शांत होकर के बैठे थे वैसे ही गांव के जो विलेजर्स आए थे वो भी वहाँ पर बहुत शांत होकर के बैठे थे। ओल्ड हाउसर भी आए थे विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैड, जो कि 3 तरह की नुकीली कैप लगाए हुए थे सारे हाउसर जो आए थे उस एल्सेस डिस्ट्रिक्ट के। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का मीन्स यहाँ पर होता है पूर्व, जो रह चुके हैं अब नहीं है, प्रेजेंट में जो अपनी पोस्ट पे नहीं है, फार्मर जो पहले रह चुके हैं, मेयर मतलब होता है शहर प्रमुख, फार्मर मेयर मतलब शहर प्रमुख जो पहले यहाँ के थे एल्सेस के वो आए थे। तो ये फार्मर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि अब जो है एल्सेस को जो है जर्मनी ने, प्रूशिया ने जीत लिया है, कहने का मतलब डिफीट कर दिया है, तो इस वजह से तो अब फार्मर ही हो गए, वहाँ उनकी तो अपनी कोई पोस्ट है नहीं ना, वो फार्मर हो गए। तो फार्मर मेयर आए थे, शहर प्रमुख आए थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर आए थे, जो पहले पोस्ट मास्टर थे यहाँ के वो आए थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और कुछ और गांव के लोग आए थे जो कि सब के सब क्या दिख रहे थे, सैड दिख रहे थे, जितने लोग भी बैक बेंचेस पर ये सब लोग बैठे हुए थे वो बहुत ही सैड दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर मतलब पुरानी बुक, थम्बलेड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, चश्मा लगाए हुए थे। और ये जो प्राइमर वर्ड है इसका मतलब होता है वर्णमाला की बुक, ओल्ड बुक, कोई पुरानी जो बुक थी ओल्ड बुक उनकी वर्णमाला की बुक, तो वो बुक ले करके ये सब हाउसर्स अपने साथ आए थे, ओल्ड पर्सन जो आए थे अपने साथ बुक लेके आए थे, और वो उसको खोल करके उसके पेजेस को खोल करके और पढ़ रहे थे। एंड ही हेल्ड ओपन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो अपने चश्मे से उसको पढ़ रहे थे, चूँकि बूढ़े थे तो उनके चश्मे लगे हुए थे और वो चश्मे के अंदर से पढ़ रहे थे, इस ग्लासेस के अंदर से। सो लेट्स स्टार्ट दिस पैराग्राफ, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, और फ्रेंच कह रहा है कि स्कूल में इतनी सारी क्लास में चीज़ें नोटिस मैं करके वॉन्डरिंग हो रहा था, बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल जो हमारे टीचर हैं वो भी अपनी चेयर पे माउंटेड हो चुके थे, मतलब बैठ चुके थे। एंड इन द सेम ग्रेव, और बहुत दुखी थे, ग्रेव मीन्स होता है सैड होना, दुखी होना। एंड जेंटल टोन, और जो उनके बोलने का टोन था बहुत जेंटल था, बहुत धीमा और बहुत विनम्र, बहुत प्यार से वो बोल रहे थे। उनके जो टोन था वो कभी हार्ड नहीं था, बहुत जेंटल था। विच ही हैड यूज टू मी सैड, और तब उन्होंने कहना शुरू किया, अब उसने क्लास में इतनी सारी चीज़ें नोटिस कर ली कि टीचर ने आज उसके ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल कोट पहन रखा था, ब्लैक सिल्क उनकी कैप थी, एम्ब्रॉयडरीज बनी हुई थी, डिज़ाइन बनी हुई थी, और वो ड्रेस वो इंस्पेक्शन और प्राइज डे पे पहनते थे। आज स्कूल बहुत स्ट्रेंज लग रहा था,
क्योंकि सोलेमन था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्वाइट था, बहुत शांति थी स्कूल में। और जो बैक बेंचेस थी वो जो खाली पड़ी रहती थी, आज उस पर विलेजर्स, गांव के लोग आए थे जो बैठे थे, जिनमें फॉर्मर मेयर, शहर प्रमुख, शहर प्रमुख और पूर्व पोस्टमास्टर शामिल थे, और गांव के और भी लोग आए थे जो कि बहुत दुखी होकर के बैठे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो बूढ़े लोग आए थे वो अपने साथ एक वर्णमाला की बुक लाए थे, थंबेड एट एजेस एंड हेल्ड इट ओपन, और उसको खोल करके वो सब पढ़ रहे थे चश्मे के ग्लासेस के अंदर से। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग, कह रहा है कि ये सब देख के मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। अबाउट इट ऑल एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, जो हमारे टीचर थे वो अपनी चेयर पे बैठ चुके थे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल, वो बहुत दुखी थे और बहुत विनम्र आवाज में बोल रहे थे। विच ही हैड यूज टू मी सैड, तब उन्होंने हमसे कहना शुरू किया, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं तुम्हें आखिरी पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम, यहाँ से अंडरलाइन करिए बच्चों, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, उन्होंने तब बताना शुरू किया कि बर्लिन, जो कि जर्मन प्रूशिया की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल। तब उन्होंने अनाउंस किया बैठ करके उनके टीचर ने कि ऐसा ऑर्डर बर्लिन से आया है कि अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी ऑफ एल्सेज एंड लॉरिन। एल्सेज और लॉरिन जो 2 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जीते हैं प्रूसिया ने, वहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका नया टीचर हमारी जगह पर कल से आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए आज मैं आपको आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग बहुत ध्यान से इस पाठ को पढ़ें, आज आप लोग बहुत ध्यान से इस फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ें, क्योंकि आज के बाद आपको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये आपके लिए आखिरी पाठ है आपकी मातृभाषा पढ़ने का, ऐसा उन्होंने क्लास में लोगों को बताया, बच्चों को बताया, और जो विलेजर्स थे, हॉर्सर्स थे, उनको भी बताया। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, फ्रेंच कह रहा है कि अपने टीचर का ये अनाउंसमेंट सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई या बिजली चमक जाना। थंडर क्लैप जो वर्ड आप इसमें यूज हुआ है, थंडर क्लैप, इसका मीन्स होता है बिजली चमक जाना या पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाना। ऐसी बात सुन लेना कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, शॉक में हो जाना, ठीक है, शॉक में हो जाना। तो वो कह रहा मैं तो शॉक में हो गया जब हमने अपनी टीचर से ऐसा सुना। क्या सुना? कि हमें अब जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी और फ्रेंच लैंग्वेज अपनी जो मदर टंग है उसको छोड़नी पड़ेगी। ओ द रिचेस और द रिचेस, वो कह रहा है बहुत दुख की बात है। दैट वॉज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसके समझ में आया कि ये दुख भरी बात टाउन हॉल पे जो आ रहा था मैं स्कूल, तो लोग बुलेटिन बोर्ड पर यही न्यूज़ पढ़ रहे थे और बुलेटिन बोर्ड पर यही न्यूज़ आकर के लगी थी। अब उसको पूरी बातें जो है रिकॉल होने लगी। बुलेटिन बोर्ड पे वो जो भीड़ लगी थी, क्राउड थी, उसको लोगों ने रोका कि इतनी जल्दी स्कूल मत जाओ, अभी लेट नहीं हुए हो। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंच को रिकॉल होने लगी कि अच्छा मैटर ये था कि यहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और हमारी मदर टंग हमसे छीनी जा रही है, इसलिए उसको सारी बातें याद आने लगी और जो बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़ लगी थी वो भी मैटर उसकी समझ में आ गया। दे हैड पुट आउट ऑल द टाउन हॉल, बोला कि यही न्यूज़ वहाँ टाउन हॉल पे लगी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मिस्टर MML ने फिर आगे कहा कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। फ्रेंच कह रहा है, जब उसके टीचर ने बताया कि आज लास्ट फ्रेंच चैप्टर पढ़ाएंगे, तो ये कह रहा है कि जो फ्रेंच बच्चा है वो कह रहा है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मतलब आज मैं आखिरी बार अपनी लैंग्वेज को पढ़ूंगा। क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल में तो मैंने थोड़ी बहुत सीखी है अपनी लैंग्वेज को,
हार्डली हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से तो मैं जो कुछ थोड़ी बहुत सीख पाया हूँ अपनी लैंग्वेज। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और ज़्यादा मैं कुछ सीख नहीं पाया हूँ। आई मस्ट स्टॉप देयर, और इस लैंग्वेज को यहीं पर छोड़नी पड़ेगी सीखना। देन ओ हाउ सॉरी, ऐसा कैसे होगा। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब फ्रेंच को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने कभी अपने पार्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा, अपनी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे खोजने में। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार टाइप ऑफ रिवर, सार जो एक नदी थी जहाँ पर वो स्लाइडिंग करता था, फिसलता था जाके। और बर्ड्स एग का मतलब है कि वो चिड़ियों के अंडों के पीछे भागता था, उनको खोजता था और सार नदी में फिसलने चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ वाइल एगो, आज उसको अपने बुक्स का रियलाइजेशन हो रहा है कि आज उसे वो किताबें बहुत प्यारी लग रही हैं जब उसे ये न्यूज़ मिली है कि अब उसे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। तब वो रिग्रेट कर रहा है कि मैंने कितना टाइम लाइफ का ख़राब कर दिया चिड़ियों के अंडे खोजने में और सार नदी पर जा कर के फिसलने में। आज मुझे ये बुक भारी नहीं लग रही हैं, आज मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर दिया और आज मुझे अपनी बुक्स जो हैं वो नॉनसेंस नहीं लग रही जो हमेशा लगती थी। सो हैवी टू कैरी, आज मुझे अपनी बुकें भारी नहीं लग रही हैं, बहुत लाइट लग रही हैं। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स वर ओल्ड फ्रेंड्स, मेरी जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, और हिस्ट्री अबाउट द संत, जो संतों की हिस्ट्री है, इतिहास है, वर ओल्ड फ्रेंड्स, आज हमें अपने पुराने दोस्त जैसे लग रहे हैं। मतलब जो सब्जेक्ट आज से पहले उसे पढ़ने में दिक्कत होती थी, पार्टिसिपल ग्रामर पढ़ने में जो वो भागता रहता था, और जो हिस्ट्री पढ़ने से भागता था, हिस्ट्री में क्या था, संतों के बारे में चीज़ों की उनकी हिस्ट्री दी हुई थी, इतिहास दिया हुआ था, वो चीज़ें पढ़ने में जो वो भागता था। तो कह रहा है कि आज मुझे वो चीज़ें अपनी फ्रेंड्स लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बुक मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं और मैंने कितना मिस कर दिया अपने फ्रेंड से मिलने में, कितना टाइम ख़राब कर दिया इन चीज़ों में इंक्लूड होने में, मतलब अपनी पढ़ाई करने में मैंने अब कितना टाइम लाइफ का ख़राब कर दिया। अब उसे रिग्रेट हो रहा है। नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप, कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। अब फ्रेंच कह रहा है कि कैसे हम अपनी मदर टंग छोड़ सकते हैं, कैसे हम फ्रेंच लैंग्वेज छोड़ सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं। एंड मिस्टर MML टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, मिस्टर MML टू, और जो बुक्स हैं वो भी हमसे छीन रही हैं और मिस्टर MML टू, यहाँ टू का मतलब है भी से, तो जो हमारे टीचर हैं वो भी हमसे छीन रहे हैं। बुक तो वो छीन रहे हैं, हमारी हमारी मदर टंग छीन रहे हैं, और हमारा टीचर भी हमसे छीन रहे हैं, हमारा टीचर भी हमसे ले रहे हैं, अलग करे दे रहे हैं। तो ऐसा रिग्रेट हो रहा है फ्रेंच को, और जो बुक से उसे भारी लगती थी आज वो फ्रेंड्स जैसी लग रही हैं, जो टीचर उसे डांटते थे आज वो टीचर्स के लिए वो रिग्रेट फील कर रहा है, उसे वो टीचर्स भी अच्छे लग रहे हैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और उनके जाने का जो आइडिया है वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं आ रहा। एंड दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, इसका मतलब मैं कभी उनको दोबारा नहीं देख पाऊँगा, किसको, अपने टीचर को। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, तो कह रहा है कि अब मुझे उनका रूलर भी मैं भूल गया, जिस रूलर से, जिस स्केल से मेरे टीचर ने मेरी पिटाई की थी, वो रूलर भी उस समय वो भूल गया है, और सिर्फ उसे उनकी अच्छाई और उनका प्यार ही याद आ रहा है, क्योंकि अब वो उनसे अलग हो रहे हैं। तो कह रहा है सारी चीज़ें मैं भूल गया, उनकी डांट मार हर चीज़ भूल गया मैं अपने टीचर का, और अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं हमसे एक अच्छे टीचर छीने जा रहे हैं और हमसे एक अच्छी हमारी मदर टंग छीनी जा रही है, हमारी जो बुक्स हमारी फ्रेंड्स थी वो हमसे छीनी जा रही है, हमारी लैंग्वेज हमसे छीनी जा रही है। तो ये सब हम कैसे छोड़ देंगे, और साथ में अपने टीचर को भी छोड़ना पड़ रहा है, ऐसा रिग्रेट हो रहा है। ऐसा सबके साथ होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जब वो अच्छी चीज़ हमसे अलग होती है तब हमें रिग्रेट फील होता है। सेम कंडीशन इज़ हियर फ्रेंच, फ्रेंच की भी यही कंडीशन है। जब उसके पास एक अच्छा टीचर था पढ़ाने वाला तो उसने कंसंट्रेट नहीं किया, और जब आज वो टीचर जा रहे हैं और जब उसे अपनी मदर टंग पढ़ने का
चांस मिला था तो उसने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, उसको पढ़ा नहीं, आजकल पर टालता रहा बर्ड्स पे और फील्ड में अपना टाइम वेस्ट करता रहा। आज ये चीज़ें उसको रिग्रेट हो रही हैं बहुत ज़्यादा, बट अब वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि आज वो उसको आज अपने टीचर की डांट मार सब कुछ उसको बहुत अच्छा लग रहा है और अपने टीचर भी उसको बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अब वो उससे अलग हो रहे हैं। पुअर मैन किसके लिए यूज़ हुआ है? उनके टीचर के लिए यूज़ हुआ है, मिस्टर MML के लिए यूज़ हुआ है। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस। और तब उन्होंने कहा कि यही लास्ट लेसन है एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। आज उसको समझ में आया कि स्कूल संडे जैसा क्यों है और उन्होंने ऐसे क्लॉथेस क्यों पहन रखे हैं। हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस, आज उन्होंने अच्छी सी यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है। आज सारी चीज़ें अब उसको समझ में आ गई फ्रेंच को कि पूरा मैटर क्या है। स्कूल आज इतना बियर्ड क्यों लग रहा है, इतना क्वाइट क्यों लग रहा है, संडे मॉर्निंग जैसा क्यों लग रहा है, हर कोई दुखी क्यों है, सैड क्यों है, उसके टीचर इतना पोलाइट वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं बोलने में और वो इतने ग्रेव में इतने दुख में क्यों दिख रहे हैं। सारी चीज़ें अब उसको अंडरस्टूड हो चुकी हैं फ्रेंच को। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। वाई द ओल्ड मैन ऑन द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। फ्रेंच कह रहा अब ये भी समझ में आ गया कि पीछे के कमरों में और पीछे के बेंचेस पे जो विलेज के गांव के लोग आए हैं वो क्यों बैठे हैं, ये बात भी उसको समझ में आ गई। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। कौन कौन? विलेज के जो पीपल आए ये सब बहुत सॉरी फील कर रहे हैं टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि ये इन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा स्कूल नहीं भेजा। किसने? विलेज के लोगों ने, एल्सेस के लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया और बच्चों को भी अपने प्रॉपर स्कूल नहीं भेजा। इस बात का भी इन्हें रिग्रेट हो रहा है। किसको? गांव के लोगों को। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। और ये विलेजर्स जो इकट्ठा हुए हैं पीपल, ये इनका एक तरीका है अपने टीचर्स को धन्यवाद देने का, हमारे टीचर्स को धन्यवाद देने का जिन्होंने आवर मास्टर ऑफ हिज 40 ईयर्स, इस पे अंडरलाइन कर लीजिए, आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल। फेथफुल मीन्स होता है कि लॉयल्टी से किसी सर्विस को देना, वफादारी से अपने काम को करना। तो कह रहे हैं कि हमारे टीचर MML ने आप 40 साल इस स्कूल में टीचिंग करी है और बड़ी लॉयल्टी से करी है। फेथफुल मीन्स लॉयल्टी, वफादारी के साथ उन्होंने अपना काम किया है, उनके गांव के लोगों के बच्चों को, हम लोगों को पढ़ाया है। ये थैंकफुल और ये ऑनर देने के लिए ये सब यहाँ पर आए हैं विलेज के लोग। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और उनको सम्मान देने के लिए, ऑफ द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और ये सारे विलेजर्स उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए आए हैं क्योंकि अब वो इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट, चूँकि यहाँ पर ये समझ लो बच्चों, चूँकि अल्सेस और लॉरिन दो जगह वो नहीं जा सकते हैं। दो डिस्ट्रिक्ट में मिस्टर MML नहीं जा सकते थे क्योंकि दो डिस्ट्रिक्ट जो थी वो प्रूशिया के कब्जे में थे। बाकी बहुत बड़ा है फ्रांस काफ़ी बड़ा है, तो वो कहीं भी जा सकते थे इन दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके मिस्टर MML। तो जो गांव के पीपल्स थे, विलेजर्स थे, वो उनकी लॉयल्टी से जो उन्होंने 40 ईयर्स उस स्कूल को दिए थे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 40 ईयर्स पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स उन्होंने कितने साल टीचिंग करी थी उस स्कूल में, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आवर मास्टर फॉर 40, तो मिस्टर MML ने जो 40 साल उस स्कूल को बड़ी लॉयल्टी से दिया था, उनके बच्चों को पढ़ाया था, वो रेस्पेक्ट शो करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और उनको गांव के विलेजर्स को भी ये रिग्रेट था कि वो ज़्यादा अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए अपनी मदर टंग सीखने के लिए। While I was thinking, while I was thinking of all this,
मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड। अब उसने पहले ही स्टार्ट में बताया था कि आज उनका ग्रामर का टेस्ट है, आज उनका पार्टिसिपल का टेस्ट है। तो कह रहा है टीचर ने टेस्ट लेना, मैं ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था दिमाग में कि तभी मेरा नाम अनाउंस हो गया। टीचर ने मेरा नाम अनाउंस किया फ्रेंच कि फ्रेंच खड़े हो और तुम्हारा टर्न आ गया है, सुनाओ। तो कह रहा कि मेरा टर्न आ चुका था। आई हियर्ड माई नेम, मेरा नाम मेरे कानों में पड़ा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, रिसाइड मतलब बोलने का, सुनाने का टाइम मेरा आ गया और मैं खड़ा हो गया। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल। और वो जो पार्टिसिपल का जो रूल होता है, पार्टिसिपल का जो फॉर्म होती है, मैं बुरी तरह से एक भी नहीं बता पाया फॉर द, क्योंकि स्टार्ट में ही बच्चे ने बताया है कि उसका एक भी अक्षर मुझे नहीं आता है। रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं कोई भी आंसर नहीं दे पाया। वेरी लाउड एंड क्लियर, और बच्चे जो है बहुत साफ आवाज़ में उन्होंने सब कुछ सुनाया। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती करे हुए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, और मैं जो था वो पहले ही वर्ड पे अटक गया और फिर मैं आंसर नहीं कर पाया और चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन द माई नेक, मैंने अपनी गर्दन झुका ली थी। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था। फ्रेंच कह रहा है मैं कुछ नहीं सुना पाया था क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था और बच्चों ने सुनाया था, और मुझे बहुत उस समय दुख हो रहा था और मैंने अपनी गर्दन को झुका लिया था टीचर के सामने। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं गर्दन ऊपर करके, अपनी नेक को ऊपर करके अपने टीचर की तरफ देख सकूं। क्योंकि वो उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। अब रिग्रेट कर रहा है कि काश मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो आज मैं पार्टिसिपल सीख लेता, लेकिन मैंने अच्छे से कभी क्लास में ध्यान ही नहीं दिया। टीचर भी कहते रहे पढ़ते रहो और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। आज की चीज़ों को कल पर छोड़ता रहा, इसलिए आज मैं कुछ भी सुना नहीं पा रहा हूँ। इसलिए उसको बहुत डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पिटाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, टीचर डांट दे। तो कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाया अपना सिर ऊपर करके अपने टीचर को देखने के लिए। आई हियर्ड मिस्टर एम हेमेल से टू मी, मिस्टर हेमेल से टू मी, कह रहा है कि फ्रेंच कह रहा है कि मैंने सुना, जब मैं गर्दन नीचे किए हुए खड़ा था तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, ये डांटना नहीं चाहता हूँ। टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ। लिटिल फ्रेंच, छोटे बच्चे, छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। आज क्या डांटूंगा, आज तो लास्ट चैप्टर है हमारा, लास्ट डे है हमारा स्कूल में, अब मैं क्या डांटूंगा तुम्हें। फॉर यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें खुद अंदर से बैड फील हो रहा है। टीचर ने कहा कि मुझे आज लग रहा है कि तुम्हें अंदर से बैड फील हो रहा है, जो तुम नहीं पढ़े हो या नहीं सुना पा रहे हो, तो तुम्हें खुद इस चीज़ का बैड फील हो रहा है। सी हाउ इट इज़, देखो कैसे, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्वेस, वाह, कह रहे हैं कि हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, हर दिन हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, अवर सेल्वेस, अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम अपने आप से रोज़ कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और इस तरह से हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं, आज पे कल को, आज की चीज़ें कल पे हम छोड़ते रहते हैं, और मन में यही दिमाग में बना के रखते हैं कि आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। तो उसके टीचर यही बात उसको समझा रहे हैं कि देखो, सैड टू अवर सेल्वेस, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमेशा हम अपने आप से यही कहते रह जाते हैं कि बहुत समय है हमारे पास, कर लेंगे कर लेंगे। आई शैल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल याद कर लेंगे, मतलब फ्यूचर के लिए वो चीज़ें स्टक कर देते हैं, फ्यूचर के लिए रख देते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और वो कह रहे हैं कि देखो फ्रेंच हम कहाँ आ गए हैं, आज हम यहाँ आ गए हैं कि आज हमें फ्रेंच लैंग्वेज छोड़ करके जानी पड़ रही है, और ना तुम्हें पढ़ने का मौका मिलेगा और ना मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा। इस तरह से उसके टीचर ने उसको समझाया कि चीज़ें हमेशा पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को कभी भी बच्चों पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। अगर आपका टारगेट आज एक चैप्टर पढ़ना है तो आज एक चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, उसको कभी कल पर नहीं डालना चाहिए कि कल कर लेंगे, क्योंकि कल का टुमारो का कुछ पता नहीं होता।
तो यही चीज़ मिस्टर MML आप बच्चों को भी यही समझाना चाहते हैं इस चैप्टर के द्वारा कि अपनी पढ़ाई को कभी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, कल पर नहीं थोपना चाहिए या टालना चाहिए। और कह रहे हैं कि देखो हम कहाँ आ गए फ्रेंड्स, देखो हम कहाँ आ गए, आई शैल लर्न इट टुमारो, हम यही सोचते हैं कल कर लेंगे। एंड हाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेज, हमारा एल्सेज कितनी परेशानी में है, क्योंकि वो दूसरे देश के हाथों की कठपुतली बन चुका है। एल्सेस उसको डिफीट कर दिया गया है, जर्मन के हाथों में आ गया है। तो कह रहा है कि ये टालते टालते आज हमारा देश कितनी परेशानी में आ गया है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, किस लिए, क्योंकि हम यही कहते हैं कि कल कर लेंगे, कल याद कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे। नाउ दोज फीलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू you how it is you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। तब उसके टीचर ने समझाया कि देखो अपनी पढ़ाई को कल पर छोड़ने का क्या परिणाम है कि आज तुम फ्रेंच मैन हो करके, मतलब एक फ्रेंचीज़ हो करके फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हो, अपनी लैंग्वेज पे कमांड नहीं बना पा रहे हो, अपनी लैंग्वेज पे एक वर्ड नहीं बता पा रहे हो। तो कितना प्रीटेंट हो रहा है, कितना ये सब हुआ है कि कुछ भी सीख नहीं पाए हो। एट यू कैन नीदर स्पीक, ना तो तुम अपनी लैंग्वेज बोल पा रहे हो, फ्रेंच मैन हो, तुम एक फ्रेंचीज़ हो, लेकिन ना अपनी लैंग्वेज बोल पा रहे हो ठीक से, ना अपनी लैंग्वेज राइट कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो। योर ओन लैंग्वेज, जो कि वो तुम्हारी मदर टंग है। ओन लैंग्वेज मतलब जो तुम्हारी मदर टंग है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन फिर अगले ही पल उसके टीचर ने कहा कि इसमें तुम्हारा भी कोई ज़्यादा बुरा मैं नहीं कह सकता हूँ, कि इसमें तुम्हारा ही सारा दोष है। पुअर लिटिल फ्रेंच, टीचर ने MML ने कहा कि इसमें मैं सब दोष तुम्हारा नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें ही बुरा साबित नहीं कर सकता हूँ। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्वेज, इसमें हम सब दोषी हैं। अगर तुम सीख नहीं पाए हो लिखना पढ़ना तो इसमें सिर्फ तुम्हारा ही दोष नहीं है, उसमें हम सब का दोष है। टीचर ने अपना भी दोष लिया, ऐसा नहीं है उन्होंने सारा दोष बच्चे पर ही मढ़ दिया। टीचर ने कहा कि अगर तुम सीख नहीं पाए हो, अगर एक टीचर अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखा पाता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें सब दोष बच्चे का ही होता है, उसमें कुछ जो है मिस्टेक टीचर की भी होती है। हो सकता है उसने सही मेथड ना यूज़ किया हो सिखाने का, हो सकता हो बच्चे ने ध्यान दिया हो, टीचर ने ध्यान दिया हो सकता है बच्चे ने पूरा ध्यान दिया हो, टीचर ने थोड़ा सा लापरवाही करी हो। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इसलिए उन्होंने मिस्टर MML ने अपनी भी वहाँ पर मिस्टेक ली और बोले कि वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्वेज विथ, हम सबकी थोड़ी थोड़ी सी कमी है जो आज तुम ना अपनी लैंग्वेज सीख पाए हो और ना अपनी लैंग्वेज राइट कर पा रहे हो, ना स्पीक कर पा रहे हो। योर पेरेंट्स वेर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव योर लर्न, और उनके पेरेंट्स को भी वो दोषी बता रहे हैं कि अगर मेरा दोष है, तुम्हारा दोष है, तो साथ में तुम्हारे पेरेंट्स का भी इसमें मिस्टेक है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि वो भी एनेक्सियस नहीं हुए हैं, उत्साहित नहीं हुए हैं वो तुम्हें लैंग्वेज सिखाने में, स्कूल भेजने में। दे प्रीफर टू पुट you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money। कह रहे हैं कि अगर तुम लैंग्वेज नहीं सीख पाए हो, तुम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो, मेरा दोष है, तुम्हारा दोष, लेकिन साथ में तुम्हारे पेरेंट्स का भी ज़्यादा मिस्टेक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मिल में काम करने के लिए भेजा, किस लिए, थोड़े से ताकि पैसे आ जाएं। वर्क ऑन अ फॉर्म ऑफ एट द मिल्स, फॉर्म मतलब होता है खेतों में। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको पढ़ाई से ज़्यादा खेतों में काम कराने पर ध्यान दिया और मिल में काम कराने पर ध्यान दिया, किस लिए, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा पैसा घर में आ जाए, तुम पैसा भी कमा लो और पढ़ाई भी कर लो। तो तुम्हारे पेरेंट्स का ज़्यादा इसमें दोष है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई को, तुम्हारी स्टडी को प्रीफर नहीं किया, उन्होंने खेतों में काम करना और मिल में तुमसे काम कराना ज़्यादा प्रीफर्ड किया, इसलिए इसमें तुम्हारे पेरेंट्स का ज़्यादा मिस्टेक है। और तुम तो बच्चे हो। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम
आल्सो हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर। और कह रहे हैं कि इसमें मैं अपना भी बहुत ज़्यादा दोष मानता हूँ कि तुम्हें मैं नहीं सिखा पाया हूँ। अक्सर, ऑफन, हैव आई नॉट ऑफन, अक्सर सेंड यू अ वाटर माई फ्लावर, अक्सर मैं तुम बच्चों को अपने गार्डन में पानी डाल। आज उन्हें रिग्रेट हो रहा है, अपने टीचर को, उनको मिस्टर एमएमएल को भी रिग्रेट हो रहा है कि जो समय मुझे पढ़ाना चाहिए था उस समय मैंने तुम बच्चों से अपने गार्डन में वाटरिंग करवाई, मतलब प्लांट्स को पे वाटरिंग करवाई, पानी डलवाया। तो ये चीज़ उनको आज अपने टीचर एमएल को रिग्रेट हो रहा है कि हमें बच्चों से, एक टीचर को कभी भी अपने बच्चों से पर्सनल अपने काम नहीं करवाने चाहिए। आज ये चीज़ उनको भी रिग्रेट हो रही है कि बच्चों से हम टीचर का बस यही काम होता है कि उन्हें पढ़ाना, उनसे पर्सनल काम ना लेना। तो ये चीज़ भी उन्हें आज रिग्रेट हो रही कि काश मैंने अपना पर्सनल काम तुमसे ना कराया होता, तो उस टाइम अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया होता तो हो सकता है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तुम्हारे अंदर होता। वही वो कह रहे हैं, सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारा पाठ याद कराने की बजाय मैंने तुम्हें अपने फ्लावर में वाटरिंग करवाई। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और कह रहे हैं कि जब मुझे फ़िशिंग करने के लिए रिवर पर जाना रहता था तो मैं क्या कर देता था, तुम बच्चों की छुट्टी कर देता था। तो 2 पॉइंट यहाँ पर मिस्टर एमएमएल ने दिया, इसको बच्चों ध्यान से पढ़ लो। ये 2 पॉइंट पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कि कौन से 2 पॉइंट थे जो उनको रिग्रेट हुए थे मिस्टर एमएमएल को। तो 2 पॉइंट उनको ये रिग्रेट हुए थे कि काश वो अपने फ्लावर्स पे वाटरिंग ना करवाते बच्चों से, और फिशिंग करते समय स्कूल को गेट ओवर ना करते, छुट्टी ना करते बच्चों की। तो आज वो हो सकता है कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दे पाते अल्सेस के बच्चों को फ्रेंच सिखाने में। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो उन्होंने यही कहा है कि फ़िशिंग करते समय मैं स्कूल गेट ओवर कर देता था, तुम लोगों की छुट्टी कर देता था और मैं रिवर साइड पर चला जाता था फ़िशिंग करने के लिए। तो मुझे ये 2 काम नहीं करने चाहिए थे, अगर मैं ना करता तो हो सकता है कि अच्छा इम्प्रूवमेंट मैं तुम्हें दे पाता। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, और इसके बाद जो मिस्टर एमएमएल थे वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे इसी तरह बातें करते रहे। एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक और द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा फ्रेंच ये बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। कौन सी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार की कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर एमएमएल चूँकि वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे तो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत अच्छे टीचर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वो फ्रेंच लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, बहुत साफ़ सुथरी लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए, अपनी मदर टंग को कभी भी हमें छोड़नी नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन वी पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड मीन्स होता है स्लेव्ड, गुलाम हो जाना, गुलामी करना, किसी के गुलाम हो जाना, किसी के बस में हो जाना। पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। कहते हैं कि एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि प्रिजन, अगर हम जेल में हैं तो जेल से बाहर आने की जो की है, की मीन्स चाबी है, वो हमारी मदर टंग है। अगर हमें अपनी मदर टंग अच्छे से आती होगी तभी हम अपनी बात कह पाएंगे और जेल से बाहर आ पाएंगे। तो जेल की बात उन्होंने इसलिए यहाँ पर कही है कि कहीं भी सक्सेस पाने के लिए हमें अपनी मदर टंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे हमारी मदर टंग क्या है बच्चों, हिंदी है। अगर हमें हिंदी नहीं अच्छे से आती है तो हम इंग्लिश अच्छे से कैसे जान पाएंगे, हिंदी से ही तो इंग्लिश में कन्वर्ट जाएंगे। तो इस वजह से मदर टंग किसी की भी हो उसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हमारी हिंदी है, मदर टंग है वो। तो हिंदी को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। वही वो यहाँ पर बताना चाहते हैं
कि अगर हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए, हम लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, या किसी जेल से बाहर आना चाहते हैं, या कोई कंडीशन में हमें जेल हो जाती है, तो उन चीज़ों में सक्सेस पाने का हमारे पास जो हमारी की है, चाबी है, वो है हमारी लैंग्वेज। अगर हमें अपनी लैंग्वेज क्लियरली आती होगी तो हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं और इन चीज़ों से पे सक्सेस पा सकते हैं मदर टंग आने पर। देन ही ओपनेड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद इतना बताने के बाद लैंग्वेज पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ग्रामर का चैप्टर खोला और उसे रीड करवाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। उन्होंने ग्रामर का एक चैप्टर खोला और हम बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि उस दिन वो ग्रामर भी पढ़ाने वाले थे। तो मिस्टर एम हेमल ने ग्रामर का एक चैप्टर खोला और लैंग्वेज के बारे में बताने के बाद बच्चों को चैप्टर रीड करके बहुत अच्छे से समझाया। तो यहाँ पर फ्रेंच कह रहा है कि आई वॉज, ये कौन कह रहा है? फ्रेंच कह रहा है कि आई वॉज अमेज्ड, आज तो बहुत आश्चर्य हुआ मुझे, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मुझे चीज़ें आज ग्रामर की बहुत अच्छे से समझ में आई। अब अभी तक उसको नहीं आई, आज क्यों आई? क्योंकि आज उसने कंसंट्रेट किया चीज़ों पर, आज उसने जो उसके टीचर ने पढ़ाया उस पर कंसंट्रेट किया। टीचर पढ़ाएगा और आप कंसंट्रेट करोगे तो ज़रूर आपको चीज़ समझ में आएगी। अगर आप अनकंसंट्रेट करोगे तो सब बाउंस होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यही चीज़ वो यहाँ पर बताना चाहता है कि उस दिन उन्होंने जो ग्रामर का चैप्टर रीड करके हमको समझाया तो मुझे बहुत अमेज्ड हुआ। सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मुझे आज पूरा ग्रामर का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया और मैंने समझ लिया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। फ्रेंच कह रहा है कि आज मुझे ग्रामर इतनी ईजी लगी, इतनी आसान लगी, जैसे आप कहते हो ना कि अरे बहुत आसान था, मैंने तो तुरंत समझ लिया। वही वो भी कह रहा है कि आज तो बहुत आसान था, इतनी आसान था कि मुझे तो तुरंत ग्रामर का चैप्टर समझ में आ गया। आई थिंक टू, फ्रेंच ने सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। आज फ्रेंच को ये बात समझ में आ गई कि इससे पहले जब उसके टीचर पढ़ाते थे तो उसने कभी भी चैप्टर को ध्यान से नहीं समझा था। लिसन सो केयरफुली, इसका मतलब होता है कि उसने कभी भी पढ़ाई को अच्छे से नहीं सुना, चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा, इसलिए उसको आज तक समझ में नहीं आया। और आज जब उसने ध्यान से पढ़ा तो उसको चैप्टर समझ में आ गया, ग्रामर समझ में आ गई। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और आज वो अपने टीचर की भी तारीफ़ कर रहा है कि आज उसके टीचर ने इतने पेशेंस के साथ उसको पढ़ाया, एक चीज़ को 4-4 बार पढ़ाया, 4-4 बार रिपीट किया, ताकि वो चीज़ें हमारे मगअप हो जाएं। और वही हुआ, सारी चीज़ें जो ग्रामर की पढ़ाई एक्सप्लेन किया वो सब हमारे दिमाग में आकर बैठ गया विथ सो मच पेशेंस। और उन्होंने बड़े धैर्य के साथ पढ़ाया, किसके? उसके टीचर एम एल ने आज ग्रामर का चैप्टर बहुत पेशेंस के साथ पढ़ाया। पेशेंस के साथ वो हमेशा ही पढ़ाते थे, लेकिन आज जो है उन्होंने बहुत धैर्य के साथ और अच्छे से पढ़ाया बच्चों को। बेटा इधर बच्चों देखना, इधर आपके लेफ्ट साइड में फ्रांस का मैप दिया हुआ है, स्क्रीन पर देखिए बच्चों। तो फ्रांस के बारे में समझ लीजिए, हमारा फ्रांस जो कंट्री है इतना बड़ा है, और इसके राइट साइड में देखिए अल्सेज एंड लॉरेन दिए हुए हैं, ये मैंने सर्कल मार दिए हैं, अल्सेज एंड लॉरेन। तो ये छोटे 2 डिस्ट्रिक्ट थे जिसको कि जर्मनी ने, मतलब प्रूशिया ने कब्जा कर लिया था। प्रूशिया ने इसको जीत लिया था और इस पे अपने रूल फॉलो करवाए थे। और यही वो जगह थी अल्सेज एंड लॉरेन जहाँ पर मिस्टर एमएमएल 40 ईयर्स से टीचिंग कर रहे थे। यही 2 डिस्ट्रिक्ट पे उनका कब्जा था, जहाँ की उन्होंने मदर टंग छीन ली थी और वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज लागू कर ली थी। जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के लिए प्रेशराइज किया था फ्रेंच के लोगों को, ठीक है। So let's start from here. तो उसके टीचर्स ने भी आज बहुत पेशेंस से पढ़ाया था और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए सारा ग्रामर का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे।
फ्रेंच कह रहा है कि आज ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारे बूढ़े टीचर जो हैं वो सब कुछ पूरा ज्ञान अपना जितनी भी एजुकेशन उनके पास है वो सब आज हमें सिखा के जाना चाहते हैं। और आज उनको उनके टीचर को भी ऐसा लग रहा था कि कितना अपने बच्चों को पाएँ और कितना सिखा दें। ऐसा उनको लग रहा था क्योंकि लास्ट लेसन था, लास्ट डे था, लास्ट लेक्चर था उस स्कूल में उनका। तो टीचर भी ऐसा ही फील कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन आज अपने बच्चों को सिखा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान उनको दे दिया जाए। ये बात फ्रेंच को भी रियलाइज़ हो रही थी कि आज उनके टीचर उनको सब कुछ सिखा देना चाहते हैं, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक। तो कह रहे हैं कि वन स्ट्रोक, एक ही बार में वो हमें सारा ज्ञान मगअप करा देना चाहते हैं। मगअप कराने का मतलब होता है दिमाग में बिल्कुल भर देना, ठूस देना। तो कह रहे हैं कि आज उनके टीचर जाते जाते अपना सारा ज्ञान जो है वो बच्चों को सिखा कर जाना चाहते हैं, ऐसा फील हो रहा है बच्चों को, फ्रेंच बता रहा है। इसमें मैंने जो हाईलाइट किए हैं बच्चों उनको आप हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट हैं बुक के। तो और इनको कई बार रिपीट कर लेना पढ़ते समय। ये जो हाईलाइट मैंने किया है बुक में, तो इनको भी आप देख लीजिएगा और इसको 2-2 4-4 बार आप पढ़िएगा तो आपको अपने आप रट जाएगी इसकी जो मेन चीज़ें हैं जो याद करने लायक है, या इन्हीं से आंसर बन के आएगा। तो ये चीज़ें आप जब पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर मगअप हो जाएगा। सो आफ्टर द ग्रामर पढ़ाने के बाद क्या होता है, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। उसके बाद ग्रामर पढ़ाने के बाद हमारे टीचर ने एक राइटिंग का चैप्टर में पढ़ा, मतलब राइटिंग लिखवाई, राइटिंग स्किल कराया हमारा। दैट डे MML हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और कह रहे हैं कि उस दिन हमारे टीचर जो MML थे वो हमारे लिए नई नई कॉपीज़ सब बच्चों के लिए लेके आए थे। कहते हैं टीचर जा रहे थे तो कुछ ना कुछ बच्चों को तो उन्हें देना ही था गिफ्ट, तो एज अ गिफ्ट उन्होंने बच्चों को एक एक नोटबुक दी। तो देखिए कैसी नोटबुक थी, कॉपीज़ फॉर अस। कह रहा है फ्रेंड्स हम लोगों के लिए कॉपीज़ लेके आए थे, रिटन इन अ ब्यूटी राउंड हैंड। और उसमें बहुत राउंड गोल लिखावट हाथ से की थी, मतलब उन्होंने खुद शायद डेकोरेट किया था रात में बैठ करके उन कॉपीज़ को जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। फ्रेंच कह रहा है कि रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत गोल लिखावट थी। और क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर, फ्रांस अल्सेस। और सारी कॉपीज़ के ऊपर फ्रांस और अल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और कह रहे हैं उन सब कॉपीज़ के ऊपर एक फ्लैग बना हुआ था। कहाँ का फ्लैग बना था, फ्रांस का उन्होंने फ्लैग ड्रा किया था और उसको स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क। कह रहे हैं कि उसको निकाल करके उस फ्लैग को उन्होंने, जो बेंचेस थी तो बेंचेस के ऊपर एक रॉड लगी हुई थी, उस रॉड में उन्होंने सारे फ्लैग्स को लगा दिया था। हर बेंच के ऊपर, कहने का मतलब एक फ्रांस का जो फ्लैग था वो लगा हुआ था। तो कह रहा है कि पूरे क्लास में फ्रांस का फ्लैग ही फ्लैग दिख रहा था जो उन्होंने खुद ड्रॉ किया था और जो कॉपीज़ वो हमारे लिए लाए थे उनके ऊपर, और उसको उन्होंने उस रॉड में लगा दिया था जिससे कि पूरे क्लास में फ्रांस का फ्लैग ही फ्लैग फ्लोटिंग करता हुआ दिख रहा था। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम, हंग मतलब लगा दिया था, लटका दिया था। फ्रॉम द रॉड से एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी जो डेस्क थी, बेंचेस थी, उनके ऊपर। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट एट टू वर्क। और कह रहे हैं कि हर कोई अपने काम में लगा। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन, हर जितने भी बच्चे थे क्लास में या जितने भी पीपल्स थे रूम में और क्लास में, वो सब काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और बहुत, ना कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कमोशन नहीं था, बिल्कुल भी शोर शराबा स्कूल में नहीं था। और सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। एवरीवन सेट टू वर्क, हर कोई काम में लगा था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, काम करते हुए सब शांत थे, कोई शोर शराबा नहीं था वहाँ पर। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। पूरी क्लास में क्या साउंड आ रहा था, जो पेन कॉपीज़ के ऊपर चल रहे थे तो उसी के स्क्रैचिंग की आवाज़ें इस क्लास में आ रही थी। अब आप फील करो कि क्लास में कितनी पीस थी।
जो सिर्फ पेन की आवाज़ वहाँ सुनाई दे रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, कह रहा है कि फ्रेंच कहीं से एक बीटल आ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, एक बीटल होता है ब्लैक कलर का कीड़ा, तो कह रहा है वो कहीं से उड़ता हुआ क्लास में आ गया था। मोस्टली जब इस तरह बीटल्स आते तो क्लास में शोर शराबा मच जाता था, सब बच्चे अपनी अपनी जगह छोड़ के भागने लगते थे। लेकिन कह रहा है कि उस दिन तो किसी ने उसको माइंड ही नहीं किया, किसी ने उस पर अटेंशन ही नहीं किया। बीटल्स फ्लीव, कहीं से उड़ता हुआ आ गया, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, किसी बच्चे ने कोई ध्यान नहीं दिया उस बीटल के ऊपर, उस इंसेक्ट्स के ऊपर। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, लिटिलेस्ट करने के बाद उस क्लास में सब तरह के हर लेवल के छोटे बड़े सारे बच्चे थे। तो कह रहे हैं लिटिलेस्ट जो छोटे, बहुत काफ़ी छोटे बच्चे से, जो प्राइमरी के बच्चे थे, उन्होंने भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं किया। मनाज हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, और हर कोई फिश हुक के ड्राइंग बनाने में बिजी था, फ्लैग बनाने में बिजी था। इस तरह से सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू ऑन द रूफ द पिजन्स क्विड वेरी लो, और कह रहे हैं कि क्लास का तो ये माहौल था, और जो ऊपर छत पर रूफ मीन्स होता है छत, स्कूल की जो छत थी वहाँ पिजन्स क्विड मीन्स होता है गुटर गूँ करना। तो जो कबूतर पिजन्स होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो क्विड, वही गुटर गूँ करते हैं। वो गुटर गूँ मीन्स गाना गाते हैं, बोलते हैं, अपनी आवाज़ निकालते हैं। तो कह रहे हैं कि जो पिजन्स थे वो स्कूल की छत पर बैठे हुए थे, वेरी लो, और वो भी बहुत धीरे धीरे कूट कूट की, मतलब गुटर गूँ की आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब फ्रेंच कह रहा है कि मैंने अपने आप सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कह रहा है कि जब मैंने सोचा कि जब वो जर्मन वाले हमें जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे तो क्या कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे, सिंग करना सिखाएंगे, जैसे ये गुटर गूँ कर रहे हैं हिंदी में या हमारी लैंग्वेज में, तो क्या ये कबूतरों को भी लैंग्वेज चेंज करवाएंगे, इनको भी जर्मन लैंग्वेज पढ़वाएंगे। इस तरह से वो सोच रहा है अपने आप में। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another. फ्रेंच कह रहा है कि हम लोग तो अपने काम में लगे हुए थे, और जब मैंने अपनी राइटिंग कंप्लीट कर ली थी तो मैंने ध्यान दिया अपने टीचर के ऊपर। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा मिस्टर एम एमल सीटिंग मोशनलेस, हमारे जो टीचर एम एमल थे वो मोशनलेस हो गए थे। मोशनलेस मतलब होता है कि बिल्कुल भी स्थिर हो जाना, ना हिलना ना डुलना, बिल्कुल ऐसे बढ़िए। आपके इसमें डायग्राम में भी दिया हुआ है, देखिए कैसे बैठे हुए हैं टीचर, मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर हो जाना। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे। एंड गेजिंग का मतलब होता है बच्चों घूरना, किसी चीज़ को कंटिन्यू देखते रहना, गेजिंग करना। फर्स्ट एड वन थिंग्स, एक चीज़ से कभी एक चीज़ को गेजिंग घूरते थे, कभी दूसरी चीज़ को गेजिंग करते थे। और क्लास में क्या चीज़ें होती हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, चेयर होता है, बेंचेस होते हैं, बच्चे होते हैं, फ़ैन होता है, यही सब चीज़ें क्लास में होती हैं। तो वो इसी तरह से हर चीज़ को बिल्कुल फिक्स कर लेना चाह रहे थे। ऐसा दिख रहा था कि वो एक चीज़ को इतनी देर तक कंटिन्यू गेज कर रहे थे कि हर चीज़ को अपने माइंड में वो फिक्स कर लेना चाह रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, हर चीज़ को वो देख रहे थे देर तक, और देखने के बाद उसे फिक्स कर रहे थे दिमाग में कि क्लास में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उनके उस छोटे से स्कूल में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है उसको वो अपने माइंड में फिक्स कर रहे थे। अब उन कहने का मतलब वहाँ क्लास की मेमोरीज़ को वो फिक्स कर रहे थे अपने माइंड में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। क्योंकि 40 ईयर्स किसी स्कूल में पढ़ाना और फिर स्कूल को छोड़ के जाना, ये बहुत दुख का टाइम था उनके लिए। एक इंसान के लिए कहीं 40 साल देना, वो भी लॉयल्टी से, और फिर उस जगह को छोड़ना, बहुत पेनफुल टाइम था मिस्टर एम हेमल के लिए। और
सो वो उस जगह को काफ़ी मिस करेंगे फ्यूचर में। उन्हें लग रहा था कि फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा मिस करने वाले थे इस क्लास को, क्लास की चीज़ों को, बच्चों को, स्कूल को। इसलिए वो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से गेज कर रहे थे, उनको माइंड के अंदर फिक्स कर रहे थे, मेमोरीज़ को कलेक्ट कर रहे थे वहाँ की चीज़ों को। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, भले ही वो स्कूल छोटे स्कूल का रूम था, उसको अपने दिमाग में वो बिल्कुल फिक्स कर रहे थे, फैंसी। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. अब वो सोच रहे थे, फ्रेंच बता रहा है 40 साल उसी क्लास में वो आके बैठते थे, पढ़ाते थे, सेम उसी जगह पे बैठते थे। 40 ईयर्स एक बहुत लॉन्ग पीरियड होता है। 40 साल उसी जगह पे रोज़ आके बैठना, उसी जगह से बैठ करके अपने बाहर गार्डन को देखना, वहाँ की चीज़ों को रियलाइज़ करना, वहाँ की चीज़ों को फील करना, तो ये उनके लिए बड़ा पेनफुल था। तो फ्रेंच यहाँ पर यही कह रहा है कि वो विंडो से चेयर पर बैठ करके जो बाहर उनका गार्डन था उसको भी वो देख रहे थे, घूर रहे थे, गेज कर रहे थे। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. और क्लास में सिर्फ स्मूथ क्या दिख रहा था? सिर्फ डेस्क और बेंचेस ही स्मूथ दिख रही थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि चेंजेस क्या क्या थे वहाँ पर। द वॉलनट ट्री, वॉलनट ना अखरोट का पेड़, इन द गार्डन, जो उनके गार्डन में अखरोट का पेड़ लगा हुआ था। मिस्टर MML का गार्डन है, पहले भी अब पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो विंडो से वो पेड़ दिखता था, वो ट्री दिखता था वॉलनट का। तो वही कह रहे हैं कि वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर। अब फ़र्क क्या हुआ था 40 सालों में? जो उनका अखरोट का पेड़ था वो काफ़ी लंबा, कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हुई थी वहाँ, सिर्फ जो पेड़ था वो काफ़ी, वो तो प्लांट तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, प्लांट से ट्री बन जाते हैं। तो वॉलनट ट्री जो था वो काफ़ी लंबा हो गया था, मतलब विंडो से ऊपर चला गया था। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विनेड अबाउट। और जो उन्होंने हॉप वाइन, एक तरह की बेल होती है, टाइप ऑफ बेल, जैसे मनी प्लांट होती है, नीचे लगा दो ऊपर चढ़ती चली जाती है, तो वो हॉप वाइन कोई बेल थी जो उन्होंने अब वहाँ लगाया था, प्लांटेड किया था। हिमसेल्फ ट्विनेड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ। और वो जो होप वाइन की जो बेल थी वो लपटती हुई, चढ़ती हुई ऊपर छत तक पहुँच गई थी। चढ़ने, क्लाइंबर थी वो, तो क्लाइंबर जो थी वो ऊपर चढ़ती हुई चली गई थी और छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और कैसे उनका हृदय बिल्कुल बैठा जा रहा था, टूटा जा रहा था, हार्ट ब्रेक हो रहा था कि वो इन चीज़ों को कैसे छोड़ पाएंगे और कैसे छोड़कर इन चीज़ों को, द पुअर मैन, कैसे वो इन चीज़ों को छोड़ करके यहाँ से जा पाएंगे। टू हियर दिस सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें सोच रहा था बैठ करके, हेमल सोच रहे थे। तभी फ्रेंच कहता है कि पुअर मैन, जो हमारे टीचर हैं, हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट हिज द रूम एबो। उनकी जो सिस्टर ऊपर रहती थी तो वहाँ से कुछ आवाज़ें आई। पैकिंग देयर ट्रंक्स, क्योंकि वो अपना सूटकेस पैक कर रही थी। ट्रंक्स एक तरह का संदूक, जो लोहे के संदूक होते थे पहले, तो यहाँ पर ये ट्रंक्स, उसी ट्रंक्स का मतलब होता है ओल्ड सूटकेस या संदूक। तो वो जो संदूक में पैक कर रही थी, चीज़ें पैकिंग कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, कल उनको वो देश छोड़ करके जाना था, वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके वहाँ से जाना था। और उनकी सिस्टर ऊपर रूम में पैकिंग कर रही थी, जिसका साउंड भी कमरे में आने लगा था, रूम में, क्लास में आने लगा था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। अब यहाँ पर फ्रेंच बता रहा है कि इतना ग्रेव होने के बाद, इतनी सैडनेस होने के बाद, इतनी बैड फीलिंग होने के बाद भी टीचर में इतना स्ट्रेंथ था, इतना करेज था, करेज मीन साहस होना, इतना हमारे टीचर में करेज था कि, इतना करेज था हमारे टीचर में कि उन्होंने हर चैप्टर को, हर पार्ट को हम लोगों से बहुत ध्यान से सुना। एवरी लेसन टू द वेरी
लास्ट अंत तक उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ाया और अच्छे से सुना। आफ्टर द राइटिंग स्किल कराने के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने हमें हिस्ट्री का भी एक चैप्टर पढ़ाया, क्योंकि उनके ऑल सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता था, उनके अलग अलग टीचर नहीं थे, और मिस्टर MML ही ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो उनकी मेन लैंग्वेज थी, उसको वो स्पेशली पढ़ाते थे। तो कह रहा है कि इतना दुख होने के बाद भी हमारे टीचर को उन्होंने हमसे बहुत पेशेंस के साथ राइटिंग स्किल कराई, हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया, ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ाया, और आज वो इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि जितना ज्ञान उनके पास है वो सब आज वो हमको देकर जाएं। आफ्टर द कह रहे हैं कि एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बाई करे, उसके बाद जो बच्चे छोटे बच्चे थे नर्सरी प्राइमरी क्लास के, वो जो है साउंड वर्ड पढ़ रहे थे और ज़ोर ज़ोर से उसको रिपीट कर रहे थे। चैंटेड मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, और वो सारे बच्चे साउंड वर्ड रिपीट कर रहे थे। देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर, पीछे जो कमरे में या पीछे बेंचेस पे जो ओल्ड हाउसर्स बैठे हुए थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और जो गांव के विलेजर्स हाउसर्स थे उन्होंने अपने हाथ में वही प्राइमर बुक, वही वर्णमाला की बुक ले रखी थी। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और साथ में वो भी उन लेटरों को रिपीट कर रहे थे, पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और तुम देख सकते हो कि वो सब रो रहे थे। पढ़ क्या रहे थे? रो रहे थे। पढ़ कम रहे थे और वो सब रो ज़्यादा रहे थे। कौन? ओल्ड हाउसर्स, जो पुराने लोग थे। उन्होंने तो उस स्कूल में उनको आते देखा होगा, वो 40 साल से उनको वहाँ पढ़ाते देखा होगा, जो ओल्ड बुजुर्ग लोग थे वहाँ के, तो उनको तो ज़्यादा अटैचमेंट होगा उस टीचर से, तो उनको भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, और वो पढ़ कम रहे थे और वाज क्राइंग, रो ज़्यादा रहे थे, चिल्ला रहे थे। कैसे? हिज वॉइस ट्रम्बलेड विथ इमोशन, इमोशन मतलब होता है भाव से, जो उनकी आवाज़ें थी लड़खड़ा रही थी। रो रो, कुछ लोग होते हैं ना कि रोते हैं और बोलते जाते हैं, रोते हैं और कुछ बोलते जाते हैं, तो इस तरह से वो लोग थे विलेजर्स, वो रोते भी जा रहे थे और बोल भी रहे थे कि कैसे आप जाओगे, क्या जो भी बोल रहे हों। तो इस तरह से वो कह रहा है कि उनकी आवाज़ें ट्रेम्बलेट हो रही थी, मतलब वॉइस लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो रोते जा रहे थे और वो कहते जा रहे थे। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी, अब चूँकि फ्रेंच जो है वो छोटा बच्चा था, तो वो कह रहा है कि इट वाज सो फनी, अब उसकी इतनी एज नहीं थी कि वो चीज़ों को इतना सीरियस ले पाता। तो कह रहा है कि वो जो ओल्ड पर्सन, जो ओल्ड पीपल रोते हुए कुछ कह रहे थे, तो उसे बहुत हंसी आ रही थी देख करके उनको, एक मिनट की उसे बहुत हंसी आ रही थी कि कैसे ये लोग रो भी रहे हैं और जो है अपनी बात कह भी रहे हैं, तो उनको देख के उसे बड़ा फनी लगा, मतलब उसे बहुत हंसी आई। हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, लेकिन फिर वो कह रहा है कि मुझे हंसी तो आ रही थी, लेकिन दूसरे ही पल मुझसे हंसा नहीं गया, और वांटेड टू लाफ एंड क्राई, जो मैं हंसना चाहता था, फ्रेंच कह रहा है कि हम हंसना चाहते थे लेकिन हम हंसने नहीं, और हम भी साथ में उनके रोने लगे। हम बच्चे भी उन ओल्ड हाउसर्स को देख करके हम बच्चे भी रोने लगे, ओल्ड पर्सन को देख के, पीपल्स को देख के हम बच्चे भी रोने लगे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छे से, हाउ वेल कैसे नहीं याद रहेगा, हाउ वेल कैसे नहीं याद रहेगा, कैसे, आई रिमेंबर इट मैं इसको हमेशा याद रखूँगा, लास्ट लेसन को, यही हमारा लास्ट लेसन है। सिर्फ पढ़ाई उनका लास्ट लेसन नहीं था, सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज ही उनकी लास्ट लेसन नहीं थी, ये जो मोमेंट थे ये भी उनके लिए लास्ट लेसन ही थे उनके टीचर के, कि कितना उनके लिए पीपल्स रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, और स्पेशली टीचर को कितना कष्ट था। उनके टीचर भी बहुत ग्रेव में थे, दुख में थे, और उसके बाद भी उन्होंने अपने अंदर इतना स्ट्रेंथ लिया कि बच्चों से सारे चैप्टर पढ़े, सुनाए, समझाए, राइटिंग स्किल कराई, बच्चों को एज अ कॉपीज़ गिफ्ट दिए, फ्लैग्स लगाए बेंचेस के ऊपर। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए।
तो फ्लैग्स दिए उन्होंने बच्चों को, जो फ्लैग्स आयरन की रॉड में उनके बेंचेस के ऊपर लगाए गए। तो ये सारी चीज़ें इतने दुख और कष्ट में होने के बाद भी उनके जो टीचर थे उन्होंने ही बच्चों के लिए किया, और बच्चों को भी अंत में बहुत दुख हुआ और वो भी ओल्ड पीपल के साथ रोने लगे। और वो फ्रेंच कह रहा है कि हमें ये लास्ट लेसन हमेशा याद रहेगा, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। ऑल एट वंस ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब ये सारा मूवमेंट चल रहा था, सब रो रहे थे। उसी में क्या होता है, जो चर्च में वॉच लगी थी वहाँ से 12 का स्ट्रक हो जाता, मतलब जो वॉच का बैंड होता है वो 12 बजने का संकेत देता है, अलार्म देता है कि 12 बज गए हैं। चर्च में बड़ी सी क्लॉक लगी थी जिसमें से 12 बजने की आवाज़ आती है। देन द Angelus at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill। और ये 12 का टाइम किस लिए होता है, किस लिए चर्च टाइम बताता था चर्च की वॉच, क्योंकि जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग करते थे, जाके वहाँ पर परेड करते थे। और किस तरह परेड करते थे, ड्रम बीट करके परेड करते थे। तो ट्रम्पेट से ड्रम बीट करते थे, ट्रम्पेट करते थे, तो उसी पे वो ड्रिलिंग करते हुए लौटते थे। तो वो साउंड भी स्कूल में आना शुरू हो गया था कि प्रूसियन सोल्जर परेड करके वापस लौट रहे हैं, और वो ट्रम्पेट्स की आवाज़ें जो हैं क्लास में आ रही थी। साउंडेड अंडर अवर विंडोज़, जो कि विंडोज़ खिड़की थी वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। एमएमएल स्टूड अप, अब उस ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुन करके, उस ड्रम बीट की आवाज़ सुन करके जो उनके एमएमएल टीचर थे वो स्टूड अप हो गए। स्टूड अप कैसे हुए, बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, स्टूड अप हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, और कहाँ, अपनी चेयर के पास ही वो बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। फ्रेंच कह रहा है कि इतने सीधे वो खड़े हो गए, बिल्कुल अटेंशन, जैसे हम लोग नेशनल एंथम करते हैं तो क्या होते हैं, अटेंशन के फेस में खड़े होते हैं। तो कह रहा है कि उनके जो टीचर थे इस समय बिल्कुल अटेंशन के फेस में खड़े हुए थे, और उस समय वो उसको बहुत टॉल लग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा कह रहा था कि उनकी हाइट आज मुझे ज़्यादा लग रही थी, पर ऐसा था नहीं, वो उसको ऐसा फील हो रहा था। माई फ्रेंड सैड ही, तब उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पाए। उन्होंने कुछ कहना चाहा कि मेरे दोस्तों, सैड ही कुछ कहना चाहते थे, जो विल्चर्स थे उनसे बोलना चाहते थे, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन उनका गला रुंध गया, गला भर गया और वो कुछ बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक। जब उनसे बोला नहीं गया तो वो ब्लैक बोर्ड के सामने गए और उन्होंने चॉक उठाई, एंड बियरिंग ऑन हिज ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। और तब जब उनसे बोला नहीं गया तो उन्होंने चॉक ली और चॉक से ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा, उन्होंने लिखा वी वाला फ्रांस, वाइवला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, हमारा जो फ्रांस है वो लंबे समय तक रहे, फ्रांस को कुछ भी ना हो, ऐसा उन्होंने लिखा। वाइवला फ्रांस, ये उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीनेड हिज हेड अगेंस्ट, और इतना लिखने के बाद वो रुक गए, स्टॉप्ड हो गए, लीनेड मतलब झुक गए, हिज हेड अगेंस्ट, अपने उनका जो सिर था वो कहाँ झुक गया, द वॉल, दीवार पर। जो ब्लैक बोर्ड था उसी के बगल में उन्होंने अपने सिर को दीवार पर टिका दिया था। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और कुछ भी एक वर्ड वो बोल नहीं पाए थे क्योंकि दुख के कारण उन्होंने अपने सिर को दीवार पर रख लिया था। और विदाउट अ वर्ड, कुछ बिना बोले, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने एक संकेत दिया था, टू अस विथ, हाथ से, मतलब मुंह से ये भी नहीं कह पाए थे कि डिसमिस क्लास, आप सब जा सकते हो।
तो ऐसा वो कुछ भी नहीं बोल पाए थे, क्योंकि उनकी जो वॉइस थी वो ट्रम्बलेट हो रही थी, लड़खड़ा रही थी, नहीं बोल पा रहे थे, बहुत ज़्यादा दुख में थे। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, वो इतना भी नहीं बोल पाए और उन्होंने जेस्चर मतलब हाथ से कहा कि तुम सब जाओ। क्लास डिसमिस हुई और उसी दीवार पर अपना सिर टिकाकर खड़े रहे ब्लैक बोर्ड के पास। दिस वॉज द लास्ट लेसन, यही लास्ट लेसन था। दिस वॉज द लास्ट लेक्चर हु हैज़ कंप्लीट दैट डे मिस्टर MML इन दैट क्लास। ये आखिरी लेक्चर जो उन्होंने क्लास में कंप्लीट किया था, सारे चैप्टर्स दो जो हिस्ट्री के, राइटिंग स्किल और ग्रामर के पार्टिसिपल फॉर्म जो उन्होंने पढ़ाई थी, यही उनका लास्ट लेसन था। फ्रेंच लैंग्वेज थी और जो उन्होंने बच्चों को बताया था कि लास्ट लेसन ये भी था कि उन्होंने बच्चों को बताया था कि हमें अपने काम को, अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कभी भी कल पर पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, आज नहीं तो हम कल कर लेंगे, लेकिन हम उसको नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं और हमारी जो स्टडी है वो इफ़ेक्टेड होती है। तो इसलिए वो इसमें ये भी मॉरल देना चाहते हैं कि अपनी स्टडी को बच्चों पोस्टपोन मत करो, आज का काम आज ही करो, जो आज पढ़ना है उसे आज ही फिनिश करो, ये भी उन्होंने बताया है। और आपको मैंने इसका जो मैप है वो भी समझा दिया है। तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो गया ना, सुनाना कहीं ऐसा